चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं अपन बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। तो बोर के परमाणु मॉडल में भी देखिए क्या क्या कमियां रही हैं, और उसके बाद में तो जो भी कोई मॉडल आया है आपके सिलेबस में तो है नहीं, और नहीं कुछ आगे का एनालिसिस है इसमें। ठीक है, तो नील्स बोर के जो परमाणु मॉडल की कमियां हैं, क्या क्या कमियां हैं सुनना। पहली कमी तो कि ये परमाणु मॉडल सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु के लिए लागू है, या फिर हाइड्रोजन सम परमाणु। हाइड्रोजन सम परमाणु का मतलब ये हो गया कोई ऐसे परमाणु या कोई ऐसे आयन जिनके पास में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, हाइड्रोजन दिखेगा, हाइड्रोजन की बात करें तो 1H1, तो हाइड्रोजन के नाभिक के अंदर एक ही प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो एक प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब हीलियम की बात कर लें तो 2He4, तो इसमें दो प्रोटॉन के साथ में दो इलेक्ट्रॉन भी है, दो न्यूट्रॉन है, 4 - 2 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे, इसके लिए परमाणु मॉडल लागू नहीं है। हाँ, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या बचेगा, ये हीलियम प्लस। ठीक है, तो इसके लिए बोर का मॉडल लागू हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब बात को सुनो, देखो। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोजन सम परमाणु। इसी तरह से लिथियम देखो, तो लिथियम के लिए लागू नहीं है, लेकिन लिथियम में से दो परमाणु निकाल दो तो उसके लिए लागू है। तो हाइड्रोजन के लिए हीलियम प्लस के लिए लागू है, लिथियम 2 प्लस के लिए लागू है। ठीक है ना, इसी तरह से सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। 10 इलेक्ट्रॉन पहले निकालो तो 10 प्लस। जब 10 प्लस हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन सम परमाणु हो गया या आयन हो गया। तो पहली चीज कि बोर का जो परमाणु मॉडल है वो केवल हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन सम परमाणु या ऐसे परमाणु या आयन जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है उसी के लिए ही लागू है। पहली कमी तो ये रही। इसका मतलब अभी तक भी देखिए हीलियम के बारे में जानकारी नहीं, लिथियम के बारे में पूरा विश्लेषण है ही नहीं परमाणु के बारे में। तो परमाणु को जितना आसानी से आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझोगे तो बेटर है, और ज्यादा गहराई में डिटेल में जाओगे और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती रहेगी आपके। ठीक है, पहली कमी तो हो गई। अब देखिएगा दूसरी कमी। दूसरी कमी के अंदर ये रहा कि बोर के परमाणु मॉडल में ये माना गया है कि इलेक्ट्रॉन केवल नाभिक के चारों ओर चक्कर काट रहा है। ठीक है, केवल इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा है, नाभिक अपनी जगह पर स्थिर है। नाभिक स्थिर है, केवल इलेक्ट्रॉन ही चक्कर काटते हैं, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिएगा पूरा पदार्थ यदि मूविंग स्टेट में हो, गतिशील अवस्था में हो, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक सभी गतिमान अवस्था में होंगे। ठीक है, तो फिर हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई केवल नाभिक ही स्थिर हो। तो उन्होंने अपने मॉडल में नाभिक को स्थिर माना, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रॉन के साथ नाभिक भी घूम सकता है। तीसरी कमी देखो, जैसा रदरफोर्ड के लिए कमी थी वो कि वो इनके लिए भी कमी मानी गई है कि रदरफोर्ड के लिए जो कमी रही थी वो ये रही थी, एक कमी कि भाई जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्कर काट रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा उसकी गति त्वरित गति होगी। त्वरित गति का मतलब हमेशा उस पर बल लगता रहेगा। ठीक है, और नाभिक का अभिकेंद्रीय बल तो लग ही रहा होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कोई भी कण यदि त्वरित गति कर रहा है तो विद्युत चुंबकीय तरंगे मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्सर्जित करता रहेगा। ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में धीरे धीरे कमी आने लगेगी, जिसके कारण अंततः वो नाभिक के अंदर समाहित हो जाएगा, उसकी गति कम होने लगेगी और स्पाइरल पथ पर गति करता हुआ अंततः वो नाभिक में समाहित हो जाएगा। तो यही बात बोर को भी पूछी है, भाई आपने भी तो वही चीज बोली है जो रदरफोर्ड ने बोली है ना, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इन्होंने इस प्रश्न का आंसर नहीं दिया। देखो बात को समझो, उन्होंने क्या कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा विद्युत चुंबकीय की तरह, तो ऊर्जा में लगातार निरंतर कमी आते हुए अंततः वो नाभिक के अंदर गिर जाएगा, तो फिर परमाणु का भी अस्तित्व नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो इन्होंने इसका आंसर नहीं दिया। इन्होंने क्या बोला कि देखो क्या बोला इन्होंने, इस तरह से समझो कि प्रश्न ही कट गया, क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, बाकी प्रश्न ही कट गया। ऐसे क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि मेरी तीसरी परिकल्पना क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन
अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर काटता है जिनमें कि न तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा न ही अवशोषण करेगा। परिकल्पना है, ठीक है। तो जैसे इनको पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई मेरी तीसरी परिकल्पना देख लो। कहा कि हाँ, लेकिन तीसरी परिकल्पना में तो यह है कि भाई न तो उत्सर्जन करेगा न अवशोषण करेगा। हाँ, जब उत्सर्जन या अवशोषण कुछ भी नहीं करेगा तो ऊर्जा कमी होगी नहीं, इसलिए चलता रहेगा। लेकिन कहा ऐसा क्यों? क्यों मत पूछो, परिकल्पना है। परिकल्पना मतलब यही हुआ जिसके पीछे कोई गणितीय सत्यापन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कमी ही रहेगी, ठीक है। तो बड़ी परिकल्पना हो लेकिन ये कमी ही मानी जाएगी कि भाई ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है। चौथी कमी देखो, हालांकि रदरफोर्ड, अच्छा रदरफोर्ड की जो दूसरी कमी थी कि वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझाने में असमर्थ रहे रदरफोर्ड, ठीक है। हाँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझाने में सफल रहे नील्स बोर। मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब ये हो गया कि यदि इलेक्ट्रॉन उच्चतम कक्षा से निम्नतम कक्षा में संक्रमण करे तो कौन सी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित होगा, उसकी तरंगदैर्ध्य का मान क्या होगा, ये सब चीजें कैलकुलेट कर ली थी। लेकिन नील्स बोर के लिए भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझा दिया, ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन इस कक्षा से इस कक्षा में आएगा तो कौन सी रंग का प्रकाश उत्सर्जित होगा, मतलब तरंगदैर्ध्य बता दी लेमडा। लेकिन ये नहीं बता पाए कि इनकी तीव्रताएं अलग अलग क्यों है। तीव्रताओं का मतलब आप इसको इस तरह से समझिएगा कि जैसे जैसे ये तो बता दिया कि नीला रंग उत्सर्जित होगा और इधर है जो पीले कलर का रंग का प्रकाश मिलेगा, लेकिन ये नहीं बताया कि पीला ये गहरा पीला क्यों है, नीला है तो बिल्कुल हल्का नीला क्यों है। जैसे देखो अंतर आप इस तरह से समझो, जैसे देखो ये भी ब्लैक है और ये भी ब्लैक है, लेकिन आपको ये ज्यादा आसानी से दिखाई दे रहा होगा, दोनों का रंग सेम है, दोनों का एक तो ये हो गया और एक ये, दोनों का रंग सेम है लेकिन इसकी तीव्रता ज्यादा है, ठीक है। तो उन्होंने ये तो बता दिया कि जो स्पेक्ट्रम में रेखाएं हैं उनकी तरंगदैर्ध्य कितनी होगी, लेकिन तीव्रताओं के बारे में जानकारी नहीं दी, ठीक है, कि तीव्रताएं अलग अलग क्यों है। पांच और कमी, चार कमियां हो गई, पांचवी कमी सुनो। जो ये स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं, जो ये स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं कि जैसे लाइमैन श्रेणी में, ये बामर श्रेणी में, ठीक है, तो जो भी मान लीजिएगा ये स्पेक्ट्रमी रेखा है, फॉर एग्जांपल ये लेमडा है, ठीक है। तो उन्होंने बता दिया भाई, ये फॉर्मूला भी निकाल दिया था, 1/λ बराबर आर जेड स्क्वायर 1/nl स्क्वायर माइनस 1/nh का स्क्वायर, इससे लेमडा भी आ गई। लेकिन यदि एक उच्च क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो ये पता लगा कि ये स्पेक्ट्रमी रेखाएं और छोटी छोटी रेखाओं में विभाजित होती है। मतलब ये स्पेक्ट्रमी रेखाएं, जैसे आपको ऐसा समझिएगा जैसे लाल रंग है और नीला रंग है, तो लाल रंग को नीले रंग को मिलाने से फिर कोई नया रंग मिलेगा ना। तो इसी तरह से इनकी जो तरंगदैर्ध्य थी, जो रंग था इनका, ठीक है, इस तरह से समझो, ये और उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देखने से लगा कि यार और भी कई इसमें रंग मिक्स है, और भी कई सूक्ष्म स्पेक्ट्रमी रेखाओं में विभाजित है, इनके बारे में भी जानकारी बोर्ड ने नहीं दी, ठीक है, कि और ये रेखाएं स्पेक्ट्रमी रेखाएं और सूक्ष्म रेखाओं में विभाजित है तो क्यों है, और इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। 6 पॉइंट, छठी कमी। अगर मान लीजिएगा जो एक्सपेरिमेंट ये है कि मतलब इलेक्ट्रॉन यदि उच्चतम कक्षा से निम्नतम कक्षा में आता है तो प्रकाश उत्सर्जित होगा और तरंगदैर्ध्य मिलेगी, किसी न किसी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित होगा और ये स्पेक्ट्रम में रेखाएं मिलेगी, मतलब स्पेक्ट्रम मिलेगा, ठीक है। लेकिन यदि स्पेक्ट्रम विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में करें, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, मतलब एक तरह से यहाँ पे बड़ी बड़ी प्लेटें लगा दें, एक तरह से पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, इस तरह से समझो अभी तो, ठीक है। तो ये देखा गया ये स्पेक्ट्रमी रेखाएं विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में और सूक्ष्म रेखाओं में विभाजित हो जाती है, ठीक है। इस घटना को स्टार्क प्रभाव कहते हैं, इस घटना को स्टार्क प्रभाव कहते हैं। इसके बारे में भी बोर्ड ने कुछ भी नहीं बताया। इसी तरह से
कि यही वापस विद्युत स्पेक्ट्रम, ठीक है। अगर मान लीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में करें, बड़े बड़े चुंबक रख दे, मान लीजिएगा उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव इस तरह से, ठीक है ना, तो फिर एन और ये एस रख दें पोल, ठीक है, या फिर इस तरह की कोई चुंबक, इधर एन पोल हो गया इधर एस पोल हो गया, इस तरह से, ठीक है, तब भी ये स्पेक्ट्रमी रेखाएं और सूक्ष्म रेखाओं में विभाजित हो जाती है, जिसके बारे में भी बोर्ड ने कुछ भी नहीं बताया, और ये घटना कहलाती है जीमान प्रभाव, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विभाजन हो जाना, विभाजित हो जाना और सूक्ष्म रेखाओं में डिवाइड हो जाना, स्टार प्रभाव। यही घटना अगर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में हो तो जीमान प्रभाव। इन दोनों के बारे में भी कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। तो आप इसको ऐसा करो, फटाफट आप हेडिंग डाल दीजिएगा, बोर की कमियां, ठीक है, बोर के परमाणु मॉडल की कमियां, और लिखिएगा नंबर 1, नंबर 1 के अंदर लिखिएगा ये परमाणु मॉडल केवल हाइड्रोजन परमाणु अथवा हाइड्रोजन सम परमाणु, और ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिएगा परमाणु अथवा आयन जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, ब्रैकेट बंद कर दो, के लिए ही लागू है। और एग्जांपल ये लिख लो, हाइड्रोजन हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, सोडियम 10 प्लस, ये लिख लीजिएगा, ठीक। दूसरा लिखो, दूसरी कमी लिखिएगा, इस परमाणु मॉडल में केवल इलेक्ट्रॉन को ही गतिशील माना गया है, जबकि इलेक्ट्रॉन व नाभिक दोनों ही गतिमान हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा लिखो, तीसरी लिखिएगा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की तरह इसमें भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में गति करता है, अतः इसकी त्वरित गति होने से ये भी विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करेगा तथा इसकी ऊर्जा निरंतर कम होने से सर्पिलाकार पथ पर गति करता हुआ ये भी नाभिक के अंदर समाहित हो जाएगा, अतः परमाणु का अस्तित्व नहीं रह पाएगा। नंबर 4, हालांकि बोर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझाने में सफल रहे, किंतु इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रताएं अलग अलग क्यों है, ये बात नहीं समझा पाए। नंबर 5, ये स्पेक्ट्रमी रेखाएं का अति उच्च क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करने पर यह पाया जाता है कि ये और सूक्ष्म रेखाओं में विभाजित होती है, जिनके बारे में नील्स बोर ने कुछ भी नहीं बताया। नंबर 6, लिखिएगा, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में
ये स्पेक्ट्रम में रेखाएं कोमा अति सूक्ष्म अन्य रेखाओं में विपाटित हो जाती है, विपाटित हो जाती है, जिसके बारे में भी नील्स बोर समझाने में असफल रहे। इसे स्टार प्रभाव भी कहते हैं, इसे स्टार प्रभाव भी कहते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा। इसी तरह 7वां पॉइंट मतलब ये, ठीक है ना। इसी तरह चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में भी ये स्पेक्ट्रमी रेखाएं अन्य सूक्ष्म रेखाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे समझाने में भी नील्स बोर असफल रहे। ये घटना जीमान प्रभाव कहलाती है, जीमान प्रभाव कहलाती है। निकले अपने। तो देखिए अभी एक लास्ट टॉपिक इसके अंदर ये रहा है कि नील्स बोर की जो सेकेंड हाइपोथेसिस थी, द्वितीय परिकल्पना थी, क्या थी द्वितीय परिकल्पना? जैसे mvr बराबर nh/2π। इस परिकल्पना का सत्यापन किया गया है डी ब्रोगली की परिकल्पना से। डी ब्रोगली की परिकल्पना क्या है ये अपन ने पहले वाले चैप्टर में डिस्कस कर ली थी, ठीक है। बाकी इसके ऊपर आपको या तो मैं वीडियो के एंड के अंदर इसका हिंट दे दूंगा, उसका लेक्चर की डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस परिकल्पना क्या है, आप इस पे सर्च कर लेना, ठीक है। तो अब देखिएगा डी ब्रोगली की परिकल्पना ये थी, मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूं यहां पर, कि किसी भी द्रव्य की कणीय प्रकृति के साथ तरंग प्रकृति की जुड़ी होती है, कणीय प्रकृति के साथ में उसकी तरंग प्रकृति भी जुड़ी हुई होती है। कुछ घटनाओं में वो कण की तरह काम करता है और कुछ घटनाओं में वो तरंग की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो कणीय प्रकृति के साथ तरंग प्रकृति जुड़ी होती है। अगर कण है तो उसका अगर संवेग है p, और अगर तरंग है, तरंग की तरंगदैर्घ्य अगर लैम्डा, तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है h/p। इसके बीच में एक रिलेशन दिया था, जब p एक रेखीय संवेग हो गया जिसका मान हो गया m/v, ठीक है ना। ये तो हो गई इसकी डी ब्रोगली की परिकल्पना, ठीक है। अब बात को सुनना। अगर मान लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल ये हो गया नाभिक, और नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा होगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए अगर अच्छा इस कक्षा की त्रिज्या है, मान लीजिएगा इस कक्षा की त्रिज्या हो गई आपके लिए r, इस कक्षा की त्रिज्या क्या हो गई? r हो गई, ठीक है ना। ठीक, अब यदि कण की तरह काम करें, चलिएगा तो एक कण अब एक तरंग की तरह काम करे तो ये तरंग भी बन रही है, ठीक है। अब इस तरंग की जो तरंगदैर्घ्य है, मान लीजिए देखो एक तरंग की तरह भी इस तरह से भी काम कर रहा है ये। अब इस तरह से देखो ये हो गया, इस तरह से तरंग की भी बन रही है, ठीक है ना। अब एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा इसको वापस फिक्स करता हूं, देखिएगा ये हो गया, ये तरंग भी बन रही है, ठीक है ना। अब देखो बात को सुनना। अब यदि कण की तरह काम कर रहा है और एक तरंग की तरह भी काम कर रहा है, और एक तरंग इसकी तरंगदैर्घ्य हो गई यहां से यहां तक लैम्डा, ये हो सकती है यहां से यहां तक, देख लो बोली ये होगी लैम्डा, ठीक है ना। अब बात को सुनना। अगर कण की तरह काम करे, ठीक है, अगर कण चल रहा है तो ये जब ये एक चक्कर पूरा तय करेगा तो कितनी दूरी तय हो जाएगी? मतलब इसकी परिधि 2πr, ठीक है। तो कण द्वारा मतलब इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी
मतलब क्या हो गया 2 पाई आर। अब अगर डी ब्रोगली के हिसाब से कण के साथ तरंग जुड़ी हुई, मतलब कणीय प्रकृति के साथ तरंग प्रकृति भी जुड़ी है, तो अगर जो दूरी तय हो रही है जो कि 2 पाई आर, अगर ये तरंग भी बन रही है, ठीक है, तो अब एक तरंग दे रही है लैम्डा। अब मान लीजिएगा इस पूरी दूरी के अंदर मान लीजिएगा 5 तरंगे काम में आ रही है, 6 तरंगे काम में आ रही है, 8 तरंगे, 10 तरंगे, 15 तरंगे, 20 तरंगे, ठीक है। तो ये दूरी हो सकती है 20 लैम्डा, 15 लैम्डा, 10 लैम्डा, 40 लैम्डा। देखिए अगर लैम्डा का मान ज्यादा हुआ तो तरंगे कम काम में आएगी, और अगर मान लीजिएगा लैम्डा का मान कम हुआ तो तरंगे ज्यादा काम में आएगी। लेकिन अगर कणीय प्रकृति के साथ तरंग प्रकृति जुड़ी है तो कण के साथ तरंग भी है, तो कोई ना कोई एक तरंग देरी तो होगी होगी, ठीक है। तो ये दूरी जो है 1 लैम्डा हो सकती है, तरंग देरी ज्यादा हुई तो 2 लैम्डा हो सकती है, 3 लैम्डा हो सकती है, या जनरल बात कर ले तो n लैम्डा, जब n का मान 0, 1, 2, 3 इस तरह से, ठीक है। तो बराबर क्या होना चाहिए, ये तरंग दे दी है मतलब लैम्डा का पूर्ण गुणज हो गया ये, तो बराबर क्या हो जानी चाहिए, लैम्डा का पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज मतलब ये क्या हो जानी चाहिए 2 पाई आर बराबर n लैम्डा। क्लियर, ठीक है। तो 2 पाई आर बटा n हो गया ना लैम्डा के बराबर। अब दी ब्रोगली परिकल्पना से, दी ब्रोगली परिकल्पना से लैम्डा बराबर क्या होता है h अपॉन पी या h अपॉन एम वी, इन दोनों से लैम्डा बराबर कर दो, ठीक है। तो लैम्डा बराबर लैम्डा, एक तो लैम्डा ये रख दीजिएगा, एक ये वैल्यू रख दे, तो ये वैल्यू कितनी होगी देखिएगा, ये वैल्यू तो होगी आपके 2 पाई आर अपॉन एन, और ये कितना हो गया लैम्डा h अपॉन एम वी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो देखो क्या हो गया, तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई एम वी आर बराबर एन एच। इसका मतलब एम वी आर का मान क्या हो गया एन एच अपॉन 2 पाई, जो कि द्वितीय परिकल्पना है, ठीक है ना। तो आप इसको भी कॉपी करना है, कि लास्ट टॉपिक ही है आपके, ठीक है। तो आप इसके अंदर लिख लीजिएगा, नील्स हेडिंग डाल लीजिएगा और लिखिएगा कि दी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक द्रव्य की कणीय प्रकृति के साथ उसकी तरंग प्रकृति भी जुड़ी होती है, अतः, और उसके बाद में ये सारा कॉपी कर लीजिएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारा कॉपी कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपके चैप्टर कंप्लीट।